बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और इस्लाम, इस हवाले से हमने एक नई डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दी है। आप जाकर इसे ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। व्यूअर्स, 4 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, कासिम खान की अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त, ये एक मास्टर स्ट्रोक, और इमरान खान का मुकदमा अब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे लड़ा जाएगा। गैर इंसानी सलूक और जो जुल्म किया जा रहा है इसको दुनिया के सामने रखा जाएगा। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अपील में जो 5 निकात हैं और क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, और फिर कासिम खान की उसके बाद ट्वीट, और फिर आपको ये भी खबर देंगे कि सैलाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो वीडियो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान का मीडिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा, और सिर्फ आपको मरीम नवाज़ की तस्वीरें, मरीम नवाज़ की बच्चों से मुलाकातें और फिर पानी पिलाने से लेकर खाना खिलाने तक ये सिर्फ वीडियोस आपको मिलेंगी। असल सूरत हाल क्या है, असेसमेंट क्यों नहीं की जा रही, और कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या ये कैपेसिटी मौजूद है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर व्यूअर्स, आपको ये खबर भी दें कि जजों के लिए 3 पुलिस अफसरान और ये गार्ड्स और जो लोग इनको दिए जाएंगे, एक शिफ्ट में कितने पुलिस वाले काम करेंगे, और इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कुछ बोल रहे हैं। इसका भी मुकम्मल हाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बन्नू में हालात की कशीदा हैं, वहाँ पर 100 से ज़ायद गायें और 2 मुलाजमीन को अपने साथ कुछ लोग हमलावर लेकर गए, और बन्नू कैंट में क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ कुछ सैलाब की सूरत हाल की वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रिमांड, और फिर सऊदी अरब में मिसाइल, और ये मिसाइल के हवाले से क्या खबरें सऊदी अरब से आ रही हैं, इसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान की रिहाई का ये मुकदमा है, और इस मुकदमे के साथ अदालतों ने वही सलूक किया जो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट पिछले 78 वर्षों से कर रही है। इमरान खान के मुकदमे को पाकिस्तान की अदालतों ने दाखिल दफ्तर कर दिया, और रिहाई दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रही। अब आपके पास रास्ता क्या बचा था? खान साहब पार्टी के लोगों को, अपनी बहनों को मुसलसल ये कह रहे थे कि इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप लेकर जाएं, आलमी अदालत इंसाफ में, और ये केस वहां लड़ा जाए ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर के मैटर्स हैं जी, और ये इतना आसान नहीं होता किसी फ़र्द वाहिद की दरख्वास्त लेकर आप आलमी अदालत इंसाफ में चले जाएं। रियासत दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा कर सकती है, उस चीज़ को आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन किसी फ़र्द वाहिद के हवाले से केस नहीं जाता। खान साहब ने दूसरी चीज़ अपने बच्चों के हवाले से पार्टी के ज़रिए ये ज़रूर पूछी कि अभी तक इस केस को आपने आलमी अदालत इंसाफ में क्यों नहीं लेकर गए। तो अब ये पता चल रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ में तो नहीं गए, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल जो इनकी लीगल टीम है, इमरान खान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर रख दिया है। एक अपील दायर की गई है जी, और ख़बर के मुताबिक जेल में टॉर्चर और गैर इंसानी सलूक के ख़िलाफ़ हंगामी अपील दायर की गई, और अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर बाय तशद्दुद को हंगामी अपील दायर की है, जिसमें उनके साथ जेल में होने वाले मुबैना तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की तहकीकात और फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। अब मुझे नहीं पता कि ये बार बार लफ्ज़ मुबैना क्यों इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान अपनी मुतादिद स्टेटमेंट्स के अंदर ये बता चुके हैं कि जेल में उन्हें नफ्सियाती तशद्दुद का सामना है, उन्हें साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, और ये सिलसिला पिछले कई माह से जारी है ताकि इमरान खान को तोड़ा जा सके और एक डील उस पर उनसे दस्तखत जो हैं करवाए जा सकें। दोस्तों, ये अपील सुलेमान और कासिम खान की तरफ से दायर की गई है, जिसमें 5 निकात बहुत ही अहम हैं। पहला नुकता, इमरान खान को तवील कैद तन्हाई में रखा जाता है। तिब्बी सहूलियात से इमरान खान को महरूम रखा जा रहा है। खाना जो इमरान खान को दिया जाता है वो नाकिस है। अहले खाना और वकला से मुसलसल राब्ते पर पाबंदी लगा दी गई, और ये तमाम अवामें मिलकर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के मुतरादिफ हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, किसी भी कैदी को, चाहे वो संगीन जुर्म में ही आपने उसे पकड़कर जेल में डाला हो, उसके भी कुछ हकूक होते हैं, लेकिन हम इमरान खान को
जिनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम जिसे आप अभी तक साबित नहीं कर सके, आप उन्हें जेल में तमाम अज़ियतें दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी रियासत ने जेल को और इसमें जो लोग भेजे जाते हैं इनके खिलाफ इसी किस्म का इंतकाम लिया, लेकिन ये पहला मौका है जब इमरान खान निज़ाम के आगे झुक नहीं रहा, इसलिए ये तशद्दुद और अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि इमरान खान को टेबल पर बिठाकर उससे मर्जी की डील के ऊपर दस्तखत जो है करवाए जा सके। कासिम खान की जी एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद इमरान खान जेल में हैं क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, उनके अपने डॉक्टर्स तक रसाई से इनकार किया गया और उनके वकला और अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी है। इसी दौरान उनके ख़ानदान के अफराद और हज़ारों हामियों को अगवा कर लिया गया या फ़ौजी अदालतों में घसीटा गया। ये इंसाफ नहीं है, ये सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान की जमहूरियत ख़तरे में है और मैं इन तमाम लोगों से अपील करता हूँ जो इंसानी हकूक़ और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों ताकि आवाम की आवाज़ सुनी जाए और कानून की हुक्मरानी बहाल हो। देखें, ये पिछले कुछ अरसे में दोनों बेटे मैदान में क्यों आए, इसलिए कि पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जैसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, किसी की कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं, कुछ वकला हैं और जो लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रहे। इसीलिए बेटों ने आगे बढ़कर अब अपने वालिद का ये केस आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर लड़ने का फ़ैसला किया है और व्यूअर्स इसके कुछ नताइज जो हैं वो आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। मैं आपको व्यूअर्स ये खबर भी दे दूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जी सैलाब की सिचुएशन है और आज जो वीडियोस देखने को मिली सोशल मीडिया पर, ये तमाम वीडियोस आपको पाकिस्तान का नेशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। लोग हाथ जोड़कर हुकूमत वक्त से और इन हुक्मरानों से अपने बच्चों को बचाने की भीख मांग रहे हैं, इल्तिजा करते हैं, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जाता। और फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें लोग सैलाब में डूब गए और दूसरी तरफ आप किसी वजीर के आने के लिए सड़कों पर पैच वर्क कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये जो पहली वीडियो आपके सामने मैं प्ले कर रहा हूं, इस वीडियो के अंदर मरीम नवाज स्कूल में गई, वहां पर उन्होंने बच्चों से बात की और फिर वो पूछती हैं कि बेटा आपको मेरा नाम पता है, मैं कौन हूं? तो बेटा आगे से जो खड़ा था वो कहता है कि आप मरीम नवाज हैं। फिर पूछती हैं कि तुम्हें मेरा नाम पहले से आप पता था कि या किसी ने आज ही बताया? तो उसने कहा नहीं, मुझे पहले से पता था। और फिर क्लासरूम्स, सैलाब की सिचुएशन में क्लासरूम्स ये लगा दिए जाते हैं। अब ये लोग कौन हैं? ये बच्चे कहाँ से आप इकट्ठे करके लाए? क्या ये वाकई ही इस स्कूल के बच्चे थे? और फिर मरीम नवाज क्यों बच्चों से जाकर पूछती हैं? आपको ऐसी कौन सी गलत फहमी हो गई कि ये पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है? क्या आप अपनी इस गलत फहमी को दूर करने के लिए बच्चों से जाकर बार बार ये सवाल करती हैं? व्यूअर्स, हमने ऐसे मनाजिर पहले कभी पाकिस्तान में नहीं देखे। सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर जमहूरियत के ऊपर कब्जा करते रहे हैं, लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल है जहां पर एक हुक्मरान जिसे फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तान की आवाम पर, पंजाब पर मुसल्लत किया गया, वो स्कूल से बाहर नहीं निकल रही, वो ग्राउंड पे जाके सिचुएशन नहीं देख रही। वो बच्चों के पास जाती है, उसे मालूम है कि बच्चों ने कौन सा मुझसे कुछ सख्त सवाल करना है और फिर एक ही सवाल है कि क्या तुम मुझे जानते हो? और इनके साथ जितनी भी ये ब्यूरोक्रेसी फिरी है ना, किसी ने कह दिया होगा मैडम स्कूलों में चलते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आवाम में गए तो लोग इनसे सख्त सवाल करेंगे। ये वो मौका था जब आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट होते, लेकिन लोगों के साथ सर आप कैसे कनेक्ट हों? जिनके साथ आपने कनेक्ट होकर पाकिस्तान में ये हुकूमत हासिल की, आप उन्हीं पर भरोसा करते हैं। अगर आप आवाम में से, आवाम की ताकत से जमहूरियत के रास्ते आए होते ना, तो फिर आप लोगों के दरमियान खड़े होते। तो मैडम सीएम जो हैं वो बच्चों से जाकर बार बार सवाल पूछती हैं कि तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ, और उनसे अपना नाम जो है वो दरियाफ्त करती हैं। व्यूअर्स, एक और वीडियो ये बहुत ही तकलीफ दे है कि लोगों के बच्चे, लोग ना लाशें निकाल रहे हैं अपने बच्चों की, अपने प्यारों की। कोई कश्ती लेने के लिए गया लेकिन वापस नहीं आया, पीछे मुड़ के देखा तो ना ख़ानदान था, ना घर था, और उसका नामो निशान मिट गया। एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी जी, जिसमें एक शख्स बताता है कि मैं पिछले 3 दिनों से चीख रहा था कि मेरे बच्चों को बचाओ, और मैं फिर खुद वहाँ से निकला और जब वापस कश्ती लेकर पहुँचा और देखा कि मेरे बच्चे पानी में बह चुके हैं। तो सर ये पाकिस्तान में ये खबरें रिपोर्ट नहीं हो रही। सिर्फ बताया जाता है कि इतने लाख क्यूसेक पानी फलां इलाके से गुजर रहा है, लेकिन जिस पानी ने तबाही मचाई और जो तबाही मचा रहा है और जो आने वाले दिन हमारे लिए मुश्किल होने जा रहे हैं, इसको कोई रिपोर्ट नहीं करा। ये वीडियो देखें, ये साथ साथ वीडियोस भी चल रही हैं, आगे पीछे हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ, जिसमें
صرف ایک وزیر کے گزرنے کے لیے ایک ایسی سڑک جس کے آس پاس آبادیوں میں پانی جمع ہو رہا ہے، لوگ وہاں سے نکلیں پر مجبور ہو گئے، اس کی گاڑیوں کو، اس کے پروٹوکول کو گزارنے کے لیے اس سڑک کے اوپر پیچ ورک ہو رہا ہے، اور اس سڑک کے اس پار لوگ اپنی زندگیاں اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں جانور پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور کچھ چارہ نہیں ہے سر، جن لوگوں کے جانور تھے وہ اپنے بچوں کو بچائیں گے یا ان جانوروں کو بچائیں گے، اور ریاست آپ کو کوئی مدد فراہم نہیں کر رہی۔ ان کو کیسے ریسکیو کرنا ہے؟ کیا یہ پانی میں اسی طرح کھڑے رہیں گے؟ اور آنے والے دن جو ہیں وہ بہت ہی مشکل ہونے جا رہے ہیں چونکہ ریاست مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔ ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں مریم نواز ایک پیاسے بچے کو پانی پلا رہی ہے۔ اب ان سے یہ سوال کرے کہ لوگوں کی بے بسی کو تم اپنی مشہوری کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ بھی سوال ہے نا کہ کیا اس بچے کو پیاسا رکھا گیا؟ آپ پہنچیں گی تو یہ پانی پیے گا، آپ میڈم سی ایم جائیں گی تو کسی کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو یہ ہماری سرکار ہے اور بیوروکریسی یہ تصویریں اتروا کر میڈم سی ایم کی اس وقت ان کی مشہوری کر رہی ہے۔ سر یہ مشہوری نہیں ہو رہی، یہ لوگ آپ کے ارد گرد جو کھڑے ہیں نا یہی آپ کے دشمن ہیں اور آپ اس جمہوریت کے دشمن ہیں۔ اور ایک اور ویڈیو جس میں ایک شخص ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کے لیے میرے بچوں کو بچا لو۔ یہ لوگ میری بات نہیں سن رہے اور وہ کہتے ہیں کہ پھر آنا، اگر ہمارے بچے زندہ نہ بچے تو پھر ہمارا زندہ رہنے کا کوئی کام نہیں ہے، ہم خود اس پانی میں اتر جائیں گے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ سر یہ ایک قیامت آ گئی ہے پاکستان میں، ایک قیامت کا منظر ہے اور اس قیامت کو ہر شخص جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن جن کے پاس اختیار ہے ان کے لیے سڑکیں بن رہی ہیں اور کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا۔ خدا کے لیے آپ کو معلوم تھا کہ جس علاقے میں آپ نے یہ بند توڑے ہیں کتنی تباہی آئے گی، آپ کی اسیسمنٹ غلط ہو گئی، آپ کے اندازے سارے خراب ہو گئے، اور جن آبادیوں کو آپ نے پانی میں ڈبو دیا 90% سے زیادہ علی پور بتایا جاتا ہے جی کہ مکمل ڈوب چکا ہے۔ اور اس وزیر کو پوچھنا چاہیے جو اس علاقے میں ویڈیوز جاری کرتا رہا کہ آپ پریشان نہ ہو، پانی جو ہے وہ نہیں آ رہا، لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں میں سو گئے کہ پانی نہیں آئے گا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ پانی آئے گا، ان کی فصلوں کو برباد کرے گا اور ان کے بچوں کو بہا کر لے جائے گا۔ اے میرے مالک، ان لوگوں پر رحم کر، ہم سب پر رحم کر، ہم بہت کمزور ہیں اور یہ طاقتور حکمران جو پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ان کو غرق کر، اور پاکستان کی عوام کو جو باپ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ریاست سے بھیک مانگ رہے ہیں نا اپنے بچوں کی زندگی کی، ان لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ یہ لوگ رات کو سوتے کیسے ہوں گے؟ ان کی راتیں کیا ہوتی ہوں گی؟ پلاننگ چل رہی ہوگی، اچھا کل کہاں جانا ہے، کس کو آپ نے لیڈ کروانا ہے کیمپین میں مریم نواز کی، کس علاقے میں جا کر آپ تصویریں اتروائیں گے، یہی پلان بن رہا ہوگا نا۔ آپ لوگ اپنے بستر پر سو کیسے جاتے ہیں جب پاکستان کی عوام اپنے بچوں کو اس پانی میں بہتا ہوا دیکھ رہی ہے؟ آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اس سے زیادہ اس پہ شاید بات بھی نہ کر سکوں، لیکن میں آپ کو ایک یہ جو ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں ایک باپ پانی میں اپنے 3 بچوں کو دیکھیں، ایک کوئی اس کے پاس ایک ڈھکن ہے کسی چیز کا جس پہ اس نے اپنے بچوں کو بٹھا کے وہ ان کو سیو کر رہا ہے، بچا کے اس نے رکھا پانی سے۔ تو یہ اس علاقے میں جگہ جگہ اسی طرح کے منظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ کوئی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز نہیں ہیں۔ آپ نے فارم 47 کی اے آئی جنریٹڈ حکومت تو ہمارے اوپر مسلط کر دی، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کا کچھ سوچیں۔ ان علاقوں میں جہاں پر تباہی آئی ہے آپ کو تمام اداروں کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، لوگوں کو بچانا پڑے گا۔ میں پچھلے کافی عرصے سے جو صوبے پاکستان میں نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، میں اس پہ کافی بات کر چکا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ شاید کہنا شروع کر دیں اور اس کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ صوبہ پنجاب بہت بڑا ہے اور جو پنجاب حکومت ہے مکمل طور پر ناکام ہو گئی، تو لہٰذا ہم مزید صوبے بنائیں گے اور اس کو سیلاب کو اس پورے سینیریو کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور صوبے بنانے کے پیچھے سیلاب کو استعمال کیا جائے گا کہ اگر صوبے ہوتے، ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہوتی تو شاید آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ تو یہ شاید اس کو اپنے جو صوبوں کا جو پروجیکٹ ہے اسے پورا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ میں پھر آپ کو یہ خبر یہ بھی دوں، اور خبر کے مطابق اسلام آباد میں وفاقی وزیر کے بیٹے کو جی اغوا کیا گیا۔ جو رپورٹ ہوا ہے کچھ صحافیوں نے جو اسلام آباد سے جن کا تعلق ہے، جی وزیر صاحب کا نام نہیں بتایا گیا اور نہ ہی بیٹے کا، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ تقریباً کوئی
6.5 करोड़ रुपया इसमें मुलविस था। वफाकी वजीर का बेटा लुटेरों के झांसे में आ गया। क्रिप्टो के खरीदार बरखुरदार ने 6.5 करोड़ की क्रिप्टो डील की। पेशावर से नौसरबाजों की टीम मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचती है। बाद में उन्होंने ट्रेल 3 पर वजीर साहब के बेटे को डील के लिए बुलाया और बताया जाता है कि 6.5 करोड़ गाड़ी हुंडई गाड़ी के अंदर मौजूद थे। रकम लेकर जैसे ही वहाँ पहुँचे तो साथ मौसूफ की गाड़ी को भी उसमें बिठा लिया, गाड़ी में बिठा लिया और उन्हें संजानी के पास गाड़ी से उतार कर खुद पेशावर की तरफ निकल गए। शर्मिंदगी के डर से इस्लामाबाद के किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तहम आखिरी इत्तलात तक मुलजमान से रिकवरी करवा कर रकम की अदायगी वजीर मौसूफ के बेटे को कर दी गई है। यानी शहर इक़्तिदार में अहम बंदा तो सर महफूज था ही नहीं। अब पता चल रहा है कि शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार वाले भी महफूज नहीं हैं। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि बन्नू में हालात ये कशीदा हैं और जो खबर रिपोर्ट हो रही है इसके मुताबिक दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट में दूध सप्लाई करने वाले फार्म पर कार्रवाई की और 100 से ज़ायद गायें और 2 मुलाजमीन को अपने साथ ले गई। वीडियो साथ साथ चल भी रही है। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने 2 रोज़ हफ्ता और इतवार 12 घंटे कर्फ्यू जी नाफिज कर दिया है। इसके अलावा कलअदम तहरीक तालिबान की तरफ से एक वीडियो जारी की गई जिसमें दावा किया गया है कि ज़िला DI खान की तहसील दराबन में उनके जंगजुओं ने एक FC एहलकार को गिरफ्तार किया। बादजा मकामी लोगों और माहिदीन की ज़मानत पर शर्त के साथ रिहा किया गया कि वो दोबारा ड्यूटी इंजाम नहीं देगा। ये सर हमारे मुल्क के हालात हैं, कहीं पानी है, कहीं दहशतगर्द हैं और हमारी सरकार मुकम्मल तौर पर आपको गायब नजर आएगी। व्यूअर्स, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जी एक पोस्ट की है और ये इस पोस्ट का ताल्लुक जजों को जो आपने गार्ड्स दिए इससे है। पुलिस वाले गन मैन इनके साथ चलेंगे, चाहे हाजिर सर्विस जज हो या फिर रिटायर हो जाए। और अगर कोई जज अल्लाह के पास चला गया अपनी वफ़ात के बाद, ये सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी अहलिया को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ये बातें हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे थे। तो अब इस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये कहते हैं कि अगर दर्ज झैल नोटिफिकेशन दुरुस्त है तो इसके नतीजे में हमारी समझ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहबान को 3 गन मैन मुहैया करने के लिए 8 घंटे फीकस ड्यूटी के हवाले से 9 पुलिस गन मैन मुहैया करने होंगे। यानी 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे आपको 9 गन मैन दिए जाएंगे। मजीद ये कि जज साहब की वफ़ात की सूरत में उनकी बेवा अहलिया मोहतरमा को भी भारी पेंशन के साथ इसी तरह की सिक्योरिटी ताहयात हासिल रहेगी। बाद बसद माजरत सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म इंसाफ और मसावत और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के तकाज़ों के मुनाफी है। देखें जी, आम बंदे की तो आपने पेंशन ही सुनने में आ रहा है कि ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं कि ख़ास मुद्दत तक उसको पेंशन मिलेगी और फिर ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ताहयात ये सहूलियात जो हैं वो जज साहबान के लिए हासिल उन्हें हमेशा रहेंगी। फिर उन्होंने एक और भी बात की कि सबको अच्छी तरह मालूम है कि सियासतदानों, जर्नैलों और फिर जजों की जो ख्वाहिशात हैं मराद की तकमील का बोझ उठाते उठाते पाकिस्तान की जो कमर है वो झुक चुकी है। ये गरीब रियासत इस मुल्क की इशराफिया के मज़ीद नाज उठाने के काबिल नहीं रही और ये सिलसिला अब कहीं जाकर रुकना चाहिए। ख्वाजा साहब ने भी इसके ऊपर हमेशा से बातें की हैं और वो अयाज सादिक साहब की तनख्वाह से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। लेकिन मसला ये है कि जब आप ऐसी बातें करते हैं और आपकी बातें दुरुस्त भी हों तो एक सवाल लोग आपके इस बयानी के साथ ज़रूर सामने रखेंगे। आपके वो सवाल क्या है कि जनाब, आप एक गैर जमहूरी लीडर हैं और आपने पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। बंदा सही गल कर रहा है लेकिन चूंकि आपकी बुनियाद ही गलत है कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं भी आपको खबर ये भी दे दूं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जी रिमांड है। अदालत ने तौहीने मज़हब के मुकदमे में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जी मंजूर कर लिया है और सीनियर सिविल जज वकार हुसैन गोदल ने रिमांड मंजूर किया। अदालत ने हदायत दी कि तफ्तीश मुकम्मल करके आपने 20 सितंबर को दोबारा ये इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आपकी तहकीकात थी, इसको अदालत में शेयर करना है। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं और सऊदी अरब से ही खबर है, इस हवाले से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत सारी वीडियोज़ जी वायरल हैं। सऊदी हुकाम का इस हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला, लेकिन बताया जाता है कि मदीना मुनव्वरा के ऊपर एक मिसाइल देखा गया, एक आग का गोला। और ये आग का गोला कैसा था, हौसियों ने अगर कोई मिसाइल फायर किया, इसे इंटरसेप्ट किया गया और वो इंटरसेप्ट किसकी तरफ से किया गया, बताया जाता है कि इसराइल ने उसे इंटरसेप्ट किया या फिर जो सऊदी अरब का अपना डिफेंस सिस्टम है उसने इसे इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। और बताया ये भी जाता है, ये खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगी, ऑफिशियल कोई इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो देने को तैयार नहीं और सऊदी अरब में मुकम्मल इस वक्त खामोशी है।
दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।